तो नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कोई राजवंश मतलब सिर्फ 37 सालों में जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचे और फिर अचानक गायब हो जाए। आज हम दिल्ली सल्तनत के चौथे राजवंश सैयद वंश की कुछ ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। एक गवर्नर से सुल्तान बनने और फिर सब कुछ गवा देने की। ये एक छोटी लेकिन कमाल की दिलचस्प दास्तां है। तो इस पूरी कहानी में कह सकते हैं कि 4 मुख्य किरदार हैं: खिज़्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। इन्हीं के दौर से गुजरते हुए हम इस राजवंश के बनने और फिर बिखर जाने के पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी का पहला हिस्सा, पहला एक्ट कह लीजिए, वो अपने आप में ही काफी चौंकाने वाला है। सैयद वंश की नींव पता है किसी जंग जीतने वाले शहंशाह ने नहीं रखी, बल्कि एक गवर्नर ने रखी थी, जिसे किसी और ने नियुक्त किया था। नाम था खिज़्र खान। अब मजे की बात यह है कि खिज़्र खान कोई आजाद राजा वाजा नहीं था। वो तो जो आक्रमणकारी था तैमूर, उसका एक वफादार सेनापति था। तो हुआ ये कि जब तैमूर भारत से वापस गया तो उसने खिज़्र खान को मुल्तान, लाहौर और दीपापुर का गवर्नर बना दिया और बस यहीं से सैयद शासन की नींव पड़नी शुरू हो गई। खिज़्र खान ने कभी भी खुद को सुल्तान नहीं कहलवाया। नहीं, उसकी जगह उसने एक टाइटल इस्तेमाल किया, रैयत-ए-आला। अब इसका सीधा सा मतलब ये था कि मैं एक बड़ा जागीरदार हूं और मैं तैमूर के वंशजों के नाम पर राज कर रहा हूं, कोई आजाद राजा नहीं हूं। अब देखिए, इन दोनों टाइटल्स में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ जागीरदार जो किसी और की ताकत के नीचे काम कर रहा है, और दूसरी तरफ सुल्तान जो खुद ही सबसे बड़ी ताकत है, पूरी तरह से आजाद। और यही बात दिखाती है कि इस राजवंश की शुरुआत कितनी नाजुक और कह सकते हैं कि कितनी अजीब थी। तो फिर यहाँ सवाल ये उठता है कि गवर्नरों का एक परिवार जो किसी और के नाम पर हुकूमत कर रहा था, वो आखिर असली राजशाही में तब्दील कैसे हुआ? चलिए कहानी के अगले हिस्से में इसी का जवाब ढूंढते हैं। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कहानी का दूसरा हिस्सा यह है खिज़्र खान के बेटे मुबारक शाह के बारे में और उसके एक ऐसे दिलेर फैसले के बारे में जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। ये था वो टर्निंग पॉइंट। मुबारक शाह ने अपने पिता वाली वो जागीरदार की पहचान को एक झटके में खत्म कर दिया और खुद को इस खानदान का पहला सच्चा सुल्तान घोषित कर दिया। और देखिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं, मुबारक शाह ने अपनी इस नई शाही हैसियत को पक्का करने के लिए बड़े कदम उठाए। उसने बाकायदा सुल्तान और शाह का टाइटल लिया। 1433 में मुबारकबाद नाम का एक शहर बसाया और सबसे जरूरी, उसने अपने नाम के सिक्के ढलवाए। ये था सैयद वंश की ताकत और आज़ादी का सबसे ऊंचा मुकाम। लेकिन ये जो सुनहरा दौर था ना, ये ज्यादा लंबा नहीं चला। 1434 में मुबारक शाह की हत्या कर दी गई और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसी के एक मंत्री सरवर-उल-मुल्क ने रची थी। और बस इसी एक घटना ने इस राजवंश के पतन की कहानी की शुरुआत कर दी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा और आखिरी दौर। ये वो हिस्सा है जहां हम देखते हैं कि कैसे अंदर की ही कमजोरियों ने इस उभरते हुए राजवंश को बिखेर कर रख दिया। तो मुबारक शाह के बाद तख्त पर कौन बैठा? मोहम्मद शाह। लेकिन उसे विरासत में एक ऐसा कमजोर सिंहासन मिला था जिसे वो बेचारा संभाल ही नहीं पाया। वो पूरी तरह से नाकाम रहा। और इसीलिए कहा जाता है कि सैयद वंश का पतन असल में मोहम्मद शाह के दौर में ही शुरू हो गया था। उसकी अपनी कमजोरियों और कह सकते हैं कि उसके गलत फैसलों ने पूरे खानदान को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। और इसी माहौल में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अफगान सरदार उभर रहा था, बहलोल लोधी। और विडंबना देखिए, उसे ताकतवर बनाने वाला कोई और नहीं, खुद मोहम्मद शाह था। उसने बहलोल को अपना बेटा तक कहा और उसे खाने खाना का खिताब भी दिया। ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। और अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर में आ पहुंचे हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे आखिरी शासक अलाउद्दीन आलम शाह के साथ सैयद वंश का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। मतलब सोचिए तो जरा, जिस बहलोल लोदी को सैयदों ने ही पाला पोसा, बड़ा किया, ताकत दी, आखिर में उसी ने उनकी सल्तनत उनसे छीन ली। 1451 में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सैयद शासन का नामो निशान मिटा दिया। सिर्फ 37 साल एक गवर्नर के नियुक्त होने से लेकर एक पूरे राजवंश के खत्म होने तक का सफर महज 37 सालों में पूरा हो गया।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कोई ऐसा राजवंश जिसकी नींव ही किसी और की मेहरबानी पर रखी गई हो, अपनी ताकत पर नहीं, क्या वो महत्वाकांक्षा के तूफान के सामने कभी टिक सकता है? ये सच में सोचने वाली बात है।